नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 2 अक्टूबर 2021 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पूछे गए हैं, जो आपके लिए आगामी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आज के हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? टाइप 1 मधुमेह के लिए कोई ज्ञात रोकथाम के तरीके नहीं है, वही एक स्वस्थ जीवन शैली टाइप 2 मधुमेह से बचाव कर सकती है। पहला कथन सही है। दूसरा, टाइप 1 मधुमेह में शरीर इंसुलिन का उत्पादन कर रहा होता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होता या इसका कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं हो पाता है। वहीं टाइप 2 में शरीर इंसुलिन का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होता है। दूसरा कथन हम देखें तो यहाँ विपरीत लिखा हुआ है, यानी वास्तविकता में जो स्थिति है उसके विपरीत यहाँ पर कथन है, इसीलिए दूसरा गलत है, पहला सही है। आंसर आपका ए। यहाँ पर यह प्रश्न इसलिए पूछा गया है कि भारत में अगर हम देखें तो एक अध्ययन यहाँ पर किया गया है और यह टाइप 1 मधुमेह के संबंध में अध्ययन किया गया है। टाइप 1 और टाइप 2 दो प्रकार के मधुमेह के प्रमुख प्रकार हैं। इनके यहाँ पर प्रमुख अगर हम अंतर को देखें, टाइप 1 मधुमेह के लिए कहा जाता है कि शरीर में इंसुलिन का जो उत्पादन है वो एक तरह से नहीं होता है और ऐसी स्थिति में ग्लूकोज को नियंत्रित करने की जो क्षमता है वो समाप्त रहती है। इसके विपरीत अगर हम टाइप 2 की बात करें तो यहाँ पर इंसुलिन का उत्पादन होता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता जितनी शरीर की आवश्यकता है। टाइप 1 मधुमेह की अगर हम बात करें तो यह बचपन में या आगे की स्थितियों में विकसित हो सकता है, जबकि टाइप 2 की अगर हम बात करें तो यह प्रमुख रूप से 40 से 45 वर्ष या उससे अधिक की उम्र में सामान्यतः देखा जाता है। अगर हम यहाँ पर जोखिम की बात करें तो टाइप 1 मधुमेह के लिए पारिवारिक जो इतिहास है वो उत्तरदायी एक तरह से माना जाता है, यानी आपके परिवार में पहले भी लोग इस तरह मधुमेह से पीड़ित होंगे। टाइप 2 मधुमेह की अगर हम बात करें, अगर आपका वजन शरीर की आवश्यकता से अधिक है, यानी अगर आप ओवरवेट हैं, जो भी आपकी लंबाई है उसके अनुसार जो शरीर का आपका वजन होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा है और आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या किसी भी तरह के व्यायाम नहीं करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि टाइप 2 जो बीमारी है वो मधुमेह की आपको होने की संभावनाएं प्रबल हैं। इसी के साथ साथ अगर परिवार में इतिहास रहा है किसी व्यक्ति को मधुमेह होने का, तब भी संभावनाएं बनती हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी उच्च रहता है तो हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में भी इसकी संभावनाएं बनती हैं। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो टाइप 1 और टाइप 2 लक्षणों में बहुत बड़े कुछ अंतर खास नहीं दिखाई पड़ते हैं। जैसे अगर हम दोनों में देखें तो भूख का एक तरह से बढ़ जाना या काफ़ी प्यास लगना, इसी के साथ साथ कमजोरी का अनुभव होना और साथ साथ वजन में कमी होना, और जो हमारा दृश्य होता है उसमें भी धुंधलेपन की स्थिति एक तरह से बनती है। जहाँ तक हम प्रिवेंशन या बचाव की बात करें तो माना जाता है कि टाइप 1 के लिए ऐसा भी कोई बचाव की स्थिति नहीं है जो डेवलप की गई है जिसका उपयोग करके हम इससे बच सकते हैं। इसके विपरीत अगर हम टाइप 2 मधुमेह की बात करें तो हम अपनी जीवन शैली में व्यायाम या भौतिक गतिविधियों को अगर हम शामिल कर लेते हैं तो माना जाता है कि इसको काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। उपचार की अगर हम बात करें तो टाइप 1 के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन प्रमुख रूप से उपचार हैं। टाइप 2 मधुमेह के अगर हम उपचार की बात करें तो इंसुलिन की सहायता ली जा सकती है और अपने जीवन में व्यायाम या एक्सरसाइज को अगर शामिल कर लेते हैं तो आसानी से इसका उपचार किया जा सकता है और एक लंबे जीवन काल को हम देख सकते हैं। इस आर्टिकल में अध्ययन के माध्यम से बताया गया है कि अगर हम टाइप 1 मधुमेह को नियंत्रित करना चाहते हैं तो माना जाता है कि प्रमुख रूप से जो हमारा ब्लड प्रेशर है और कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है उसको लेकर अगर हम नियंत्रण बनाते हैं तो इस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। क्योंकि अध्ययन में ये सामने आया है कि पश्चिमी देशों में जिन लोगों को टाइप 1 मधुमेह है उनके जीवन काल बढ़े हैं, लेकिन भारत में ऐसी कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। अपने दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। किशोर न्याय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या है? इसमें लघु अपराधों पेटी ऑफेंसेस के मामले में कथित तौर पर कानून का उल्लंघन करने वाले नाबालिग के खिलाफ जांच को स्वचालित रूप से समाप्त करने का प्रावधान है यदि संबंधित जांच 4 महीने के बाद भी अनिर्णायक रहती है और इसमें अधिकतम 2 महीने का विस्तार होता है। तो जब भी हम किशोर न्याय यानी जुवेनाइल जस्टिस की बात करते हैं तो जो लघु अपराध की श्रेणी में है उनके लिए यह प्रक्रिया एक तरह से स्वीकार की गई है। तो पहला पॉइंट यहाँ आपका सही है। दूसरा, लघु अपराधों में वे अपराध शामिल है जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के तहत अधिकतम सजा 1 साल तक की कैद है और गंभीर अपराधों में 1 से 3 साल के बीच का कारावास शामिल है। देखिए, जब हम लघु अपराधों या पेटी ऑफेंसेस की बात करते हैं गंभीर अपराधों की, तो ये परिभाषा यहाँ पर गलत है, इसीलिए दूसरा गलत है, पहला सही है। हमें बताना है सही कौन सा नहीं है, इसीलिए आंसर हमारा है बी। यह प्रश्न हमने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमें यह कहा गया है कि जो भी किशोर 1 साल से लंबे समय से छोटे अपराधों में अगर संलिप्त पाए गए हैं, उनकी जांच पूरी नहीं हुई है और केस अभी भी पेंडिंग स्थिति में है, तो उनको रिहा किया जाए। तो यहाँ पर कोर्ट का यह मानना है कि जो भी एक तरह से जांच की स्थिति है उसको जो समय सीमा है, जब छोटे अपराधों की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए 4 महीने की समय सीमा है, जिसमें 2 महीने का और विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा लंबा समय लग रहा है।
यहाँ पर कोर्ट ने यह पाया है कि किसी भी किशोर के अपराध के संबंध में सबसे प्रमुख जो लंबा समय लगता है जांच में, वह यह सिद्ध करने में कि किशोर की वर्तमान आयु क्या है। और जब यह सिद्ध हो जाता है उसके बाद एक तरह से केस की जो प्रोसीडिंग है, प्रक्रिया है, वो शुरू होती है। यहाँ पर कोर्ट का यह मानना है कि किशोर की आयु के संबंध में जो भी आकलन किया जा रहा है वो जांच के समय में एक तरह से माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में अगर 6 महीने के अंदर भी आप कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं, उस किशोर को रिहा किया जाना चाहिए। इसी संबंध में यहाँ पर कोर्ट का निर्णय आया है। आप ध्यान रखें, किशोर न्याय अधिनियम 2015 इसने 15 जनवरी 2016 को पुराने किशोर न्याय अधिनियम 2000 का स्थान लिया था। और ये निर्भया केस जो दिल्ली में हुआ था उसी के प्रकाश में कुछ परिवर्तन किए गए थे। यहाँ पर आप देखें तो जो किशोरों के द्वारा अपराध किए जाते हैं उनको 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था: छोटे अपराध या लघु अपराध, गंभीर अपराध और जघन्य अपराध। जब हम छोटे अपराध की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि जो सजा का प्रावधान है, अगर हम आईपीसी की धारा के तहत देखें तो अधिकतम 3 साल की सजा। गंभीर अपराध की बात करते हैं तो यहाँ पर सजा का जो प्रावधान है वो 3 से 7 साल। जब हम जघन्य अपराध की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम सजा 7 वर्ष या उससे अधिक की कैद हो सकती है। हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक और निर्यातक है। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, यह इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक नवरत्न कंपनी है। एनएमडीसी की अगर हम बात करें तो इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है और यह एक नवरत्न कंपनी भी है। तो दोनों यहाँ पर पॉइंट सही है, इसीलिए आंसर आपका सी, दोनों सत्य हैं। यह प्रश्न हमने इसलिए लिया है क्योंकि एनएमडीसी की जो 63वीं एनुअल जनरल मीटिंग है उसके संबंध में यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया है। हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से या कौन से सही हैं? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म से नागरिक और साथ ही एक देशीकृत नागरिक नेचुरलाइज्ड सिटीजन दोनों राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होते हैं। आप भारत के लिए ध्यान रखें, राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता है वो भारत के नागरिक के लिए है। और यहाँ पर जन्म से वो व्यक्ति नागरिक है ऐसी कोई स्थिति नहीं है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये एक तरह से कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए जो शर्त है वो नेचुरल बॉर्न सिटीजन की बात है, यानी कोई भी अमेरिकी नागरिक है, वो अमेरिका में उसका जन्म हुआ है तो वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकता है। आप देख सकते हैं कि बॉबी जिंदल या वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, इनके नाम हमेशा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए भी आगे आते रहे हैं। तो इसी कारण से आपका अगर जन्म अमेरिका में हुआ है तो आपका मूल कुछ भी हो, आप अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। इसीलिए जो पहला पॉइंट है वो आपका यहाँ पर हो जाता है गलत। दूसरा, नागरिकता से संबंधित मामले भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के तहत आते हैं। तो ध्यान रखें, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है, न कि विदेश मंत्रालय के। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपका गलत है। यहाँ पर दोनों पॉइंट आपके पहले और दूसरे गलत है, इसीलिए आपका आंसर डी है। इनमें से कोई नहीं, ना तो एक, ना ही दो। यहाँ पर यह प्रश्न हमने इसलिए पूछा है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो लोग भारत की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं उनकी प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया गया है और उसके संबंध में प्रमुख रूप से जो दस्तावेज हैं उनको ऑनलाइन रूप में अपलोड किया जा सकता है। इसी संबंध में हमने यह प्रश्न पूछा है। डेली कुछ के अपने दूसरे भाग में हम आते हैं जहां पर हम विगत वर्ष में पूछे गए यूपीएससी के प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। यहाँ पर आज हमने 2015 में पूछे गए प्रश्न को चुना है। बायोकार्बन एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा एक तरह से इसका प्रबंधन किया जाता है। तो आंसर आपका डी। डेली कुछ के अपने तीसरे भाग में हम आते हैं जहां पर हम आज के तथ्य में पार्टी प्रतीक यानी जो पार्टी के सिंबल होते हैं, अलग अलग जो पार्टियां चुनाव लड़ रही होती हैं उनके चुनाव के प्रतीक को लेकर जो विवाद है उसके संबंध में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। और ये विवाद अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो एलजेपी पार्टी को लेकर एक तरह से काफी सामने आ रहा है। अगर हम किसी भी पार्टी के सिंबल की बात करें तो प्रमुख रूप से ये जो सिंबल होते हैं किसी भी पार्टी के, इसे चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अंतर्गत माना जाता है। भारत में चुनाव में जो भी पार्टियां एक तरह से लड़ रही होती हैं उनके जो चुनाव के प्रतीक होते हैं, सिंबल होते हैं, उनमें या तो आरक्षित हो सकते हैं या मुक्त हो सकते हैं। जब हम आरक्षित की बात करते हैं तो ये प्रमुख रूप से किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के संबंध में होते हैं। जब हम मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की बात करते हैं तो ये कोई राष्ट्रीय दल हो सकता है या कोई राज्य में एक तरह से दल हो सकता है जिसको राज्य पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा दिया गया है। किसी भी पार्टी के लिए मुक्त प्रतीकों का मतलब ये होता है कि ऐसे सिंबल जिनका उपयोग किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय दल या राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऐसे दल जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उनके लिए या स्वतंत्र रूप में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उनके लिए प्रमुख रूप में जो चुनाव के चिन्ह आवंटित किए जाते हैं वो मुक्त एक तरह से जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो प्रमुख रूप से उपयोग किए जाते हैं। तो ये हमारा 2 अक्टूबर 2021 का डेली क्विज था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के डेली क्विज हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। बाईजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।